हाय स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे चैप्टर 26 जिसके अंदर हम पढ़ते हैं निधिस या निधि कंपनी कह लीजिए। इस चैप्टर में सिर्फ एक ही सेक्शन है 406 और हम निधि कंपनी पढ़ेंगे रेड विद इसके रूल्स अलग से, निधि रूल्स 2014 के। ध्यान हमें ये रखना है, निधि से रिलेटेड कुछ रीसेंट अमेंडमेंट है और ये है निधि अमेंडमेंट रूल्स 2022 जो कि अप्लाई हुए हैं या कह लीजिए नोटिफिकेशन डेट है 19th of April 22 और दिस इज अ क्रूशियल अमेंडमेंट। उसके साथ हम ये लेक्चर लगाएंगे। देखिए थोड़ा बेसिक की मैं बात कर लूं, अगर हम कुछ फ्लो ऑफ मनी की बात करें, इकोनॉमी में पैसा किधर से आ रहा है किधर जा रहा है, राइट, कुछ इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो ऑब्वियसली आप कहेंगे बैंक। तो आप सारे जानते हैं बैंकों के लिए रेगुलेटरी बॉडी कौन है? आरबीआई है। अकेला बैंक के लिए नहीं है बल्कि एनबीएफसी भी आप जानते होंगे, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। फर्क क्या है उनमें? बैंक और एनबीएफसी में फर्क ये है, फंक्शंस अगर हम देखते हैं तो बैंक डिपॉजिट लेता है आम जनता से और लोन देता है किसको? किसी को भी। लेकिन जो एनबीएफसी है, जैसे आपने बजाज फाइनेंस वगैरह सुना होगा, फुलरटोन, ये डिपॉजिट नहीं लेते आम जनता से, क्रॉस मारा है मैंने यहाँ पे, हाँ लोन किसी को भी देते हैं। ऐसे ही फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इन सब के लिए रेगुलेटरी बॉडी आरबीआई है और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, एनबीएफसी हो, फंक्शन उन दोनों के सेम है ना। उसी से रिलेटेड हम बात करेंगे निधि की। देखिए निधि के ऊपर लगा कंपनीज एक्ट, राइट, और इसी से अगर आप थोड़ा सा कनेक्ट करें, एक चीज और है चिट फंड, आपने सुना होगा, फेमा एक्ट में भी आता है चिट फंड एक्ट, उसका अलग से है 1982 का। देखिए अगर निधि और चिट फंड को जरा सा हम देखते हैं, पहली बात यहां पे इन्वेस्टमेंट बाय पब्लिक, सर कैसे? देखिए निधि कंपनी में जो आप मेंबर हो ना, आप निधि कंपनी को पैसे देते हो, डिपॉजिट देते हो, तो ये आपके लिए एक सेविंग मोड है, राइट, ये बड़ा इजी है। सर वो तो बैंकों में भी जमा करा देंगे, क्यों निधि में ही पैसे दे रहे हैं? देखिए ऐसा है, समस्या क्या है? समस्या ये है कि भैया हमारे देश में हर जगह बैंक्स नहीं है। जो ग्रामीण इलाके हैं दे आर नॉट कनेक्टेड दैट मच विद द बैंक्स, मतलब आम जनता को एक्सेस टू बैंक की एक प्रॉब्लम है। गरीब आदमी महीने के 200 बचाने हैं, 400 बचाने हैं, बैंक वाले आप समझ सकते हैं वो नहीं उनको रिस्पेक्ट देने वाले, ना ही वो अपनी ब्रांचेस खोलेंगे बिकॉज उनकी कॉस्ट आती है। तो इसलिए हमने कंपनीज एक्ट में ये कॉन्सेप्ट क्रिएट किया, एक अलग से इनके लिए चैप्टर बनाया। ये एक फाइनेंस कंपनी है। ब्यूटी इसकी ये है, आपको आरबीआई जो कि रेगुलेटर है पैसे के लिए, वो यहां अप्लाई नहीं करेगा विदाउट आरबीआई कंप्लायंसेस। जबकि एनबीएफसी भी आप बनाओगे तो आपको आरबीआई के पास अंडर सेक्शन 45I आपने पढ़ा होगा, उनको अपने को रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता, आपको कुछ नहीं आरबीआई से लेने देना। तो इसलिए फॉर लेस इनकम इन्वेस्टर्स के लिए आप एक परफेक्ट चीज हो, राइट। और इसलिए आप निधि कंपनी को म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी भी कहते हैं। ऐसा क्यों भाई? दरअसल ये बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअलिटी, मतलब निधि कंपनी में जो मेंबर होते हैं बेसिकली वो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं। मेंबर ही कंपनी में डिपॉजिट पैसा देंगे और यही पैसा मेंबर्स को ही, जिसको लोन चाहिए उसको लेंडिंग की जाएगी। और इंटरेस्ट रेट्स भी इनके क्या होते हैं? लेस होते हैं व्हेन वी कंपेयर टू बैंक्स। तो आम आदमी के लिए और वहां पे एक तरह से एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कंपनी के रूप में पहचानने के लिए दिस इज द बेस्ट वे, राइट। और निधि जो वर्ड है वो ओरिजिनेट होता है वर्ड ट्रेजर, जिसे आप कहते हो फंड, मनी या धन, वहां से ये वर्ड हमारी ही हिंदी का पिकअप किया गया है निधि। और निधि कंपनीज की देखिए अगर हम मेन बात करें तो ये बेसिकली हमारे साउथ ऑफ इंडिया, स्पेशली तमिलनाडु में कह लीजिए, वहां पे 80% ऑफ आपको निधि कंपनीज मिलेंगी। यहां पे जो रिस्क एलिमेंट है इन्वेस्टर्स के लिए बड़ा कम है। लेकिन अगर आप चिट फंड से देखेंगे, चिट फंड जिसे एक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट स्कीम भी कहा जाता है कि आपने हर महीने इतने रुपए देने हैं फिर आपके पैसे डबल हो जाएंगे। या नॉर्मली आपने नॉर्मल जीवन में अगर बिजनेस परिवार से हो तो आपने देखा होगा कमेटीज डालते हैं लोग या महिलाएं किटी वगैरह डालती हैं कि रिटर्न आपको बड़ा अच्छा आएगा, राइट, दिस एंड दैट। जहां पे किटी वगैरह में एक पर्ची निकल गई, हाँ जी उसको बेनिफिट हो गया, दिस एंड दैट। तो चिट फंड में क्या है, रिस्क एलिमेंट बड़ा हाई रहता है क्योंकि प्रमोटर वैनिशेस, पैसा इकट्ठा करके भाग जाते हैं। आपने हमारे देश के बहुत बड़े स्कैम, चाहे वो संचायिता हो, सारधा स्कैम सुना होगा, पर्ल्स ग्रुप, ये मोटे मोटे स्कैम रहे इनके 30,000 करोड़, 46,000 करोड़, राइट। ये कुछ एक तरह से पॉन्जी स्कीम से भी रिलेटेड इसको कंसेप्ट लिया जाता है, जो कि फेक स्कीम्स ज्यादा चलती हैं इस तरह की। और ये राइट, तो ये हमारे जो ये
चिट फंड से रिलेटेड भी है, तो आप कह लीजिए वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, इधर इनका काफी चलता है। तो आइए, ये था थोड़ा सा मैं बेस बताना चाहता था। मेन हमारा कंसेप्ट क्या है, हमें निधि कंपनी पे पढ़ना है और निधि रूल्स बहुत बड़े हैं। ये स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये है निधि कंपनी, रेड विद रूल्स, मतलब पहले पेज पे जो मैंने कराया बेसिक्स बताया, इस एक पेज के अंदर मैं आपको सारा का सारा कंटेंट आप यहां देख सकते हैं, पूरे के पूरे विद रूल्स मैं आपके साथ ये सारा शेयर करने वाला हूं। लेट्स स्टार्ट विद, देखिए हम सेक्शन 406 को देखते हैं। तो निधि कंपनी, सब सेक्शन 1 कहता है आप निधि कह लो या एमबीएस कह लो। एमबीएस का मतलब क्या हो गया, म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी। आपसे पैसा लिया, डिपॉजिट, आपको ही लोन दिया, कोई बाहर वाला नहीं है। मीन्स अ कंपनी विच सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन ऑन ऑफिशियल गैजेट में डिक्लेयर एज निधि का हो या एमबीएस का हो। सब सेक्शन 2 कहता है सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट डिक्लेयर कर सकता है डेट एनी प्रोविजन ऑफ एक्ट, मतलब आपको कुछ रिलीफ दिए जा रहे हैं कि कंपनीज एक्ट आपके ऊपर वो भी पूरा नहीं लगेगा। वैसे तो मैंने बेसिक में बता दिया आरबीआई के कंप्लायंसेस, क्योंकि आप उनके पास रजिस्ट्रेशन करवाना आपके लिए जरूरी नहीं है। या तो कुछ प्रोविजन नहीं लगेंगी, या अगर लगेंगी भी तो उसके अंदर आपको क्या मिल जाएंगी, कुछ आप एक्सेप्शन कह लो, मॉडिफिकेशन कह लो, या एडेप्टेशंस कह लो। जैसे हम पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 11 में अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स, तो वहां पे हम क्या देखते हैं, सेक्शन 160 में कोई भी आदमी डायरेक्टर के रूप में किसी कंपनी में चुनाव के लिए अप्लाई कर सकता है और फीस 1 लाख रुपए की भरनी पड़ती है। लेकिन आपने देखा होगा निधि में कितनी फीस देनी पड़ती है, ओनली 10,000। ऐसे ही सेक्शन 185 जब हम लोन देते हैं, राइट, जहां हम पढ़ के आते हैं लोन टू डायरेक्टर्स एटसेट्रा, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन है। या 197 में जब हम पढ़ते हैं अपना मैनेजरियल पर्सोनल से रिलेटेड रेम्यूनरेशन, तो वहां पे कुछ चेंजेस वगैरह ये सब हमने पढ़े हुए, उसकी डिटेल में मैं इतना नहीं जाऊंगा। कहानी आगे बढ़ती है। सब सेक्शन 3 कहता है कॉपी ऑफ प्रपोज नोटिफिकेशन अंडर सेक्शन 406 सब सेक्शन 2, क्योंकि सब सेक्शन 2 में आप क्या कर रहे थे, निधि कंपनी को कुछ प्रोविजन से एग्जाम्प्ट कर रहे थे या एक्सेप्शन दे रहे थे। तो कहता है अगर ऐसी कोई भी नोटिफिकेशन आती है तो उसे पेश किया जाएगा कहां, बिफोर बोथ हाउसेज या ईच हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा राज्यसभा में, जब वो सेशन में है, कम से कम कितने दिन के लिए, 30 दिन के लिए। एंड टू बी इशूड इफ पास बाय बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, तो जो एग्जाम्पशन है वो पार्लियामेंट ही स्वाभाविक देगी और पार्लियामेंट में 30 दिन के लिए रखा जाएगा ताकि इसके ऊपर अच्छी डिस्कशन हो। सब सेक्शन 4 में अच्छी चीज है और एमसीक्यू एक बन सकता है। कहता है इन काउंटिंग 30 डेज एक्सक्लूड पीरियड इफ हाउस एडजर्न फॉर मोर देन 4 कॉन्जिक्यूटिव डेज। अगर पार्लियामेंट में एडजर्नमेंट होगी, किसी कारणवश कार्रवाई नहीं हो रही और 4 दिन से ज्यादा अगर वो एडजर्न हो गया, 4 दिन से ज्यादा हो गया, तो 30 दिन के अंदर हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे। मतलब 2 दिन के लिए एडजर्नमेंट होगी तो कोई टेंशन नहीं, उसको 30 का ही हिस्सा लिया जाएगा। और सब सेक्शन 5 कहता है कॉपीज ऑफ एवरी नोटिफिकेशन टू बी लेड बिफोर ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट। अब समझिएगा बात को, देखिए ऐसा है सेक्शन 406 में 5 सेक्शन है, कुछ था इसके अंदर, एक भी कोई काम की चीज नहीं है, क्योंकि सब सेक्शन 1 ने क्या कहा, सीजी कहेगी ये निधि है या एमबीएस कह लो। देन आपको कुछ एग्जाम्पशंस दे दी गई हैं, देन उससे रिलेटेड पार्लियामेंट में से पेश किया जाएगा 30 दिन के लिए। उसमें एक पॉइंट अच्छा गया कि 30 दिन में अगर एडजर्नमेंट होती है 4 दिन से ज्यादा तो हम उसे कंसिडर नहीं करेंगे। तो मेन कहानी निधि कंपनी के ऊपर लॉ में जो है वो बेस्ड ऑन रूल्स है, उसे हम स्टार्ट करते हैं। सो निधि रूल्स 2014 के ये 1 से लेकर 24 तक रूल्स हैं। रूल नंबर 3DA के अंदर हमें निधि कंपनी की दरअसल डेफिनेशन भी रूल में नजर आती है, सेक्शन 406 में नहीं है। तो कहता है निधि क्या है, मींस अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड एज निधि, मतलब जब आप आरओसी के पास रजिस्ट्रेशन करवाने गए हो पहले ही बताना है मैंने निधि बनानी है। क्या है ऑब्जेक्ट आपका, कल्टीवेट करना हैबिट ऑफ थ्रिफ्ट एंड सेविंग अमंग मेंबर्स। थ्रिफ्ट का मतलब होता है वाइज मैनेजमेंट ऑफ मनी, पैसा आता है हम खर्च देते हैं, तो ये एक सेविंग मोड है कि हमें कल्टीवेट करनी है गरीब लोगों के अंदर, कह लीजिए एक अच्छी कह लीजिए आदत कि वो पैसे को सेव करें और उनसे क्या लेना है, डिपॉजिट्स लेना है और उन्हीं को क्या करनी है, लेंडिंग टू देम फॉर देयर म्यूचुअल बेनिफिट। So means a company incorporated as Nidhi with the object of cultivating the habit of thrift and saving among members, receiving deposit from them and lending to them for their mutual benefit. रूल नंबर 4 कहता है निधि कौन सी कंपनी, क्या ये प्राइवेट है, ओपीसी है, पब्लिक है, इट विल ऑलवेज बी अ पब्लिक कंपनी। तो इसे अपने नाम के साथ लास्ट वर्ड्स क्या लगाने पड़ेंगे, लिमिटेड से पहले आप वर्ड लगाएंगे निधि। और इस कंपनी को मिनिमम अपनी पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर नहीं इसमें होता है, अलाउड नहीं है। देखिए ये लिमिट है 10 लाख रुपए की,
पहले ये लिमिट 5 लाख रुपए की हुआ करती थी, लेकिन जैसे मैंने आपसे जिक्र किया कि निधि अमेंडमेंट रूल्स 2022 आते हैं और 19 अप्रैल 2022 से ये आए, तो ये लिमिट चेंज हो गई 10 लाख रुपए की। एंड कहता कंपनी टू कंप्लाई विद दिस रिक्वायरमेंट विद इन 18 मंथ्स फ्रॉम कमेंसमेंट ऑफ अमेंडमेंट रूल्स 2022। इसका मतलब जो 19 अप्रैल 2000 पहले से निधि कंपनी बनी हुई थी, उनको 5 लाख रुपए से बना सकते थे वो पेड अप कैपिटल, लेकिन अब 10 लाख हो गया। तो कहता 10 लाख हमने लिमिट बढ़ाई है, लेकिन आपको हम समय दे रहे हैं कितने महीने का, 18 महीने का। आप अपनी लिमिट 10 लाख कर लीजिए इस डेट से, 19 अप्रैल से। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देर आफ्टर रूल नंबर 5 कहता है इस कंपनी में मेंबर्स होंगे मिनिमम 200 होंगे। मतलब पब्लिक कंपनी आप जानते हैं 7 लोगों से बन जाती है, लेकिन यहां आपको 200 लोग रखने पड़ेंगे। और ये 200 लोग आपको रखने पड़ते हैं, मतलब स्टार्टिंग में कंपनी बना रहे हो 7 लोगों से बना लो, क्योंकि लॉ क्या कहता है आपने 200 लोग बनाने हैं कम से कम विद इन 1 ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन। लेकिन अगेन सेम अमेंडमेंट रूल्स 2022 ने अमेंडमेंट क्या करी, कहता रूल 5 नॉट एप्लीकेबल फॉर कंपनीज इनकॉर्पोरेटिंग ऑन और आफ्टर। कहता रूल 5 जो नई कंपनियां बनेंगी हम उनके लिए खत्म कर रहे हैं। 19/4/2022 से जो नई कंपनियां बनाएंगी उनके ऊपर रूल 5 नहीं लगेगा। तो यहां से आप एक एनालिसिस गलत निकाल सकते हैं। आप गलत क्या निकाल सकते हो, आप शायद ये एनालिसिस ले लो कि अब इनको 200 मेंबर नहीं चाहिए। पहले था 200 मेंबर चाहिए विद इन 1 ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन, लेकिन ध्यान दीजिए कि रूल नंबर 8 क्या कहता है। रूल नंबर 8 क्लियरली कहता है मेंबरशिप नॉट टू रिड्यूस बिलो 200 एट एनी टाइम। मतलब 200 से ज्यादा मेंबर्स, मतलब इससे कम कभी कंपनी के होने नहीं चाहिए। तो डैट मीन्स पहले कह रहा था आपको 1 साल के अंदर अंदर करना है, अब वो कह रहा है कि रूल 5 एप्लीकेबल नहीं होगा जो नई कंपनियां बनेंगी, लेकिन एक तरह से आपको रूल नंबर 8 के मुताबिक चलेंगे तो हमें 200 लोग तो चाहिए ही चाहिए। देर आफ्टर कहता नॉट टू ट्रांसफर, एक रोक है मेंबर्स के ऊपर, नॉट टू ट्रांसफर मोर देन 50% ऑफ शेयर होल्डिंग ड्यूरिंग सब्सिस्टेंस ऑफ लोन और डिपॉजिट। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए मैं एक मेंबर हूं, बढ़िया पॉइंट है, ध्यान से समझिएगा, एग्जाम में आ सकता है ये। मैं एक मेंबर हूं, निधि का हूं, तो ऑब्वियसली मैंने क्या दे रखा है, डिपॉजिट कंपनी को। हो सकता है मैंने लोन भी ले रखा हो। तो कहता उस दौरान जब मैंने डिपॉजिट या लोन ले दे रखा है, जितने मेरे पास शेयर हैं, मान लो 20 शेयर हैं, नॉट टू ट्रांसफर मोर देन 50%। मतलब 20 शेयर है, मैं ज्यादा से ज्यादा कितने शेयर बेच सकता हूं, 10 बेच सकता हूं। ऑफ शेयर होल्डिंग ड्यूरिंग सब्सिस्टेंस, मतलब कॉन्टिन्यूअस ऑफ आपका लोन या डिपॉजिट। तो ये एक बड़ा अच्छा पॉइंट है, चाहे एग्जाम्पल जो मैंने यहां कोट किया है, चाहे आप साइड में प्लीज लिख लीजिएगा कि भाई 20 शेयर है, आप ज्यादा से ज्यादा 10 बेच सकते हैं उस दौरान। देन रूल 8 ही कहता है बॉडी कॉर्पोरेट और ट्रस्ट इसके मेंबर नहीं हो सकते। मतलब एक तरह से निधि कंपनी किसके लिए बनाई है हमने, आम आदमी के लिए बनाई है भाई, इंडिविजुअल के लिए बनाई है। बॉडी कॉर्पोरेट ट्रस्ट इसका मेंबर नहीं होगा। माइनर भी मेंबर नहीं हो सकता इसका, मतलब 18 साल का या मेजर होना जरूरी है। बट कैन होल्ड डिपॉजिट्स इफ रिप्रेजेंटेड बाय गार्डियन हु इज अ मेंबर। लेकिन माइनर डिपॉजिट दे सकता है। कंडीशन क्या है, उस माइनर का जो गार्डियन है वो निधि कंपनी का क्या होना चाहिए, मेंबर। तो मोटा मोटा कह लो आपके बच्चे डिपॉजिट दे सकते हैं जो निधि में क्या है, मेंबर है। देन जितने भी कंप्लायंसेस होते हैं आपको एक ये कह लीजिए एक स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन क्या करनी होती है, फाइल करनी होती है। NDH 1 के नाम का फॉर्म है, विद इन 90 डेज फ्रॉम एंड ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर, पहला फाइनेंशियल ईयर। इसके लिए आपको पता होना चाहिए फाइनेंशियल ईयर की हम डेफिनेशन पढ़ते हैं अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 41 के लिए या क्लॉज 41 के लिए, जहां हम कहते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च तक होगा। लेकिन अगर कंपनी बनी है 1 जनवरी और ऑनवर्ड तो फाइनेंशियल ईयर ये 31 मार्च नहीं होता, अगला 31 मार्च होता है। तो दैट मीन्स पहला फाइनेंशियल ईयर 12 महीने की बजाय देखिए 15 महीने तक जा सकता है। ये बेसिक चीज बतानी चाहिए। तो कहता है एक डिक्लेरेशन देंगे NDH 1 में देंगे, 90 दिन के अंदर देंगे, जैसे ही पहला फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ कि हमने सारे कंप्लायंसेस कर दिए हैं। और ये सर्टिफाई कौन करेगा, प्रैक्टिसिंग CA CA CS, मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी। देयर आफ्टर हम रूल 7 की बात करें। शेयर्स जैसे मैंने पहले बताया था सिर्फ इक्विटी शेयर होंगे और ध्यान दीजिएगा फुली पेड होंगे, राइट, फुली पेड, पार्टली नहीं होंगे, फुली पेड होंगे। कांट इश्यू, नहीं इश्यू कर सकते ना प्रेफरेंस शेयर, ना डिबेंचर, ना ही अदर डेट इंस्ट्रूमेंट, कुछ और नहीं होगा। मतलब सिक्योरिटीज के नाम पे सिर्फ एक इक्विटी शेयर।
और नॉमिनल वैल्यू कहता एक शेयर की कम से कम होनी चाहिए 10 रुपए, 10 रुपए से नीचे नहीं हो सकती। ईच मेंबर टू होल्ड एट लीस्ट ऑल टाइम्स, मतलब हमेशा हमेशा आपके पास 10 शेयर होने चाहिए। तो 10 शेयर होने चाहिए, एक 10 का है तो डैट मीन्स आपकी इन्वेस्टमेंट कितने रुपए लगी हुई है, 100 रुपए। और कहता है शेयर्स वर्थ ₹100, मतलब या तो 10 शेयर या शेयर्स वर्थ ₹100। क्या मतलब हुआ चीज का? जैसे हमने कहा कि हर शेयर की नॉमिनल वैल्यू कम से कम 10 रुपए होनी चाहिए। मान लो उस शेयर की नॉमिनल वैल्यू है 50 रुपए। अगर 50 रुपए है तो आपको 10 शेयर लेने की जरूरत नहीं है। आप कितने शेयर लेके रख सकते हो? 2 ही, मतलब या तो 10 शेयर, क्यों 10? हम 100 रुपए की इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, या शेयर्स वर्थ ₹100। तो इस तरह से आप यहां पे भी एक एग्जाम्पल आप लिखना चाहें तो प्लीज कहीं पे इंसर्ट कर लीजिएगा इसको। देन कहता है इफ सेविंग अकाउंट और रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट होल्डर टू होल्ड 1 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100। लेकिन अगर आप सेविंग अकाउंट होल्डर हो, क्योंकि आप डिपॉजिट दे रहे हो, या रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट होल्डर। रेकरिंग क्या होता है? इसमें दोनों फीचर होती हैं सेविंग एंड फिक्स डिपॉजिट की। जैसे आपने कमिटमेंट करी कि मैं 100 रुपए हर महीने जमा करवाऊंगा, तो 100 रुपए हर महीना सेविंग, राइट? लेकिन एक फिक्स्ड हो रहा है ना, बार बार बार, सो रेकरिंग। तो कहता है वहां आपका काम चल जाएगा एक शेयर से। वरना देखिए जो आप नॉर्मल डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट दे रहे हो, तो हमें आपके पास चाहिए 10 शेयर या शेयर्स वर्थ ₹100। देन रूल नंबर 9 कहता है कंपनी के नेट ओन फंड्स, शॉर्ट में NOF, और इसके ऊपर मैं 2022 में देखिए प्रश्न भी था। नेट ओन फंड्स निकालेंगे एज पर लास्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो नेट ओन फंड से पता ही चल रहा है शेयर होल्डर्स फंड्स। तो फॉर्मूला क्या बना? पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, जिसके लिए आपको डेफिनेशन आनी चाहिए अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 43, माइनस AL, पूरा लिखना चाहे लिख सकते हैं, एक्यूमुलेटेड लॉसेस, जिसे आप कबाड़ कह लो, या माइनस ITA स्टैंड्स फॉर इनटेंजिबल एसेट्स। मतलब शेयर होल्डर फंड ले रहे हैं भाई, पेड अप कैपिटल आ गई, फ्री रिजर्व आ गए, माइनस क्या कर दिया? कबाड़। कबाड़ में क्या है? एक्यूमुलेटेड लॉसेस, इनटेंजिबल एसेट्स। तो कहता है नेट ओन फंड्स ये होने चाहिए भाई साहब 20 लाख रुपए के। तो ये ध्यान रहे कम से कम कितने के होने चाहिए? 20 लाख। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, पहले ये लिमिट 10 लाख रुपए होती थी, लेकिन वही अमेंडमेंट रूल्स ने चेंज कर दिया, जो कहां से आए? 19/4/22 से। तो पहले 10 लाख होती थी, अब आपने 20 लाख की लिमिट कर दी। तो आपने कहा जो पहले से बनी हुई कंपनी है, हम उनको टाइम पीरियड दे रहे हैं 18 महीने का, कंप्लायंस करो इस लिमिट का। मतलब पहले 10 था, 20 करना पड़ेगा ना आपको, तो 18 महीने का हम समय आपको दे रहे हैं। और सरकार चाहे तो ये लिमिट क्या कर सकती है? टाइम टू टाइम बढ़ा सकती है, और हायर एज सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब। जैसे 10 लाख से कितना कर दिया गया है? 20 लाख, राइट? देयर आफ्टर रूल 11, रेशियो ऑफ नेट ऑन फंड्स टू डिपॉजिट्स। मतलब एक तरह से जैसे हम अकाउंट्स में रेशियो निकालते हैं, डेट इक्विटी रेशियो, राइट? इसी तरह से कह रहा है रेशियो ऑफ नेट ऑन फंड्स टू डिपॉजिट। तो कहता है नॉट मोर देन 1:20, नॉट मोर देन 1:20, जिसका मतलब सिंपल ले लीजिए, अगर नेट ऑन फंड्स आपको 20 लाख रखने हैं तो डिपॉजिट ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं? 20 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, दैट मीन्स 4 करोड़ की हो गई। तो ये रेशियो आपको मेंटेन करनी है। रूल नंबर 6 में निधि कंपनी के ऊपर बहुत सारे रिस्ट्रेंट, जिसका मतलब है रोक लगे हुए हैं, आप ये कार्य नहीं कर सकते। जैसे पहला, आप कांट कैरी बिजनेस ऑफ, ना चिटफंड का काम कर सकते हो, इसलिए चिटफंड की मैंने थोड़ी नॉलेज दी थी, ना हायर परचेज, ना फाइनेंस, ना इंश्योरेंस, ना इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज, क्योंकि मोटा मोटा आपको पता चल गया काम करना है क्या है यार, मेंबर से पैसा लेना, उन्हीं को लैंडिंग करनी है, राइट? तो इसलिए ये सारे वैसे ही रिस्की प्रोपोर्शन है, आप ये काम नहीं करेंगे। ना ही क्या लिखा है? कांट कैरी एनी बिजनेस अदर देन बोरिंग लैंडिंग, वही मेंबर से लेना है देना है, उसके अलावा कोई काम नहीं करना। कांट टेक ओवर एनी अदर कंपनी, मतलब पता चले कंपनी एक्वायर करने बैठ गए आप, ना ना भाई ये आपका काम नहीं है। कैसे एक्वायर करते हो आप कंपनियां? बाय एक्वायरिंग शेयर्स या कंट्रोल। कंट्रोल कैसे? जैसे किसी कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आपने एक्वायर कर लिया, तो कहता किसी भी तरीके से, ना शेयर से ना कंट्रोल से आपने किसी और कंपनी को एक्वायर करना है। देखिए पहले क्या होता था, एक एक्सेप्शन होती थी, किसी कंपनी को एक्वायर कर सकते हैं, लेकिन अमेंडमेंट, यही हमारे अमेंडमेंट रूल्स ने इस एक्सेप्शन को काट दिया है, ऑमिट कर दिया। मतलब आप किसी और कंपनी को एक्वायर कर ही नहीं सकते। देन नो बोरिंग लैंडिंग विद एनी बॉडी कॉर्पोरेट। क्यों भाई? किसी और बॉडी कॉर्पोरेट से ले दे क्यों नहीं सकते? क्योंकि हमने क्लियर कहा था मेंबर में कौन नहीं आएगा। अरे भाई मेंबर में ना ट्रस्ट आएगा ना बॉडी कॉर्पोरेट आएगा, ये लॉजिक है, कांट बी मेंबर। नो बोरिंग लैंडिंग बिजनेस बाय पार्टनरशिप एग्रीमेंट। भैया पार्टनरशिप का काम थोड़े कर रहे हो आप, कंपनी हो आप, मेंबर से लेना देना है। नेक्स्ट है कांट प्लेज एसेट्स ऑफ एनी ऑफ इट्स मेंबर। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए मेंबर ने कंपनी से लिया होगा लोन लिया होगा तो हो सकता है सिक्योर्ड लोन हो, तो कंपनी के पास क्या पड़े हैं? मेंबर के एसेट्स पड़े हैं,
राइट, आप उसे आगे गिरवी रख नहीं सकते। एज मेंबर ने लोन लिया होगा, एसेट गिरवी, क्लियर। देन कांट इश्यू एडवर्टीजमेंट इनवाइटिंग डिपॉजिट। आप अपने मेंबर से सीधा काम कर रहे हो, ये नहीं कि कोई आप पब्लिक न्यूज़पेपर में निकालो, आओ हमारे यहां पैसे लगाओ, एक्सेप्ट, हाँ मेंबर्स को तो बताओगे ना कि हमने ये स्कीम लॉन्च की है विद द वर्ड्स प्राइवेट सर्कुलेशन टू मेंबर्स। क्यों प्राइवेट, क्यों? अरे मेंबर के अलावा किसी और से काम करना ही नहीं है। कांट पे कमीशन और ब्रोकरेज ऑन मोबिलाइजिंग डिपॉजिट्स और लैंडिंग। मतलब कोई बीच वाले व्यक्ति का काम ही नहीं है, फालतू में हमने वो चीजें करनी नहीं, प्राइवेट है जी ये, तो इसलिए किसी को कमीशन, ब्रोकरेज, एजेंट कोई नहीं रखे जाएंगे। हाँ ये कार्य आप कर सकते हो, बढ़िया स्टार पॉइंट लिखा है। कैन प्रोवाइड लोकल फैसिलिटीज टू मेंबर्स बट रेंटल इनकम नॉट टू एक्सीड 20% ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर। क्या कह गया? आप अपने मेंबर को एक तरह से बैंक वाली सुविधा दे रहे हो, डिपॉजिट लैंडिंग, तो आप लोकर सुविधा भी दे सकते हो, लेकिन लोकर का जो रेंटल होगे वो किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, नॉट टू एक्सीड 20%। किसका? ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम, जो कंपनी की जीटीआई है। मान लो ग्रॉस टोटल इनकम है कंपनी की 1 करोड़, तो लोकर से जो रेंट आए वो 20 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए, जीटीआई एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर। तो बढ़िया पॉइंट है, स्टार डाला, ध्यान दीजिएगा। देन ये अमेंडमेंट रूल से नया पॉइंट आया, कांट रेज फंड्स फ्रॉम बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अदर सोर्स फॉर एडवांसिंग लोन टू मेंबर। अरे बड़ा क्लियर है, मेंबर से लेना, मेंबर को देना है, तो किसी और से नहीं ले सकते। पहले एक्सप्रेसली ऐसा लिखा नहीं था, अब इन्होंने एक्सप्रेसली साफ लिख दिया, किसी और से लेके आगे मेंबर को पैसा नहीं देना। देन रूल नंबर 10 में हम बात करेंगे ब्रांचेस का हो या कलेक्शन सेंटर। तो देखिए आपकी ब्रांचेस सिर्फ उसी राज्य में होंगी जहां पे कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, मतलब जहां उसका रजिस्टर्ड ऑफिस है। ओनली इन द स्टेट, राज्य वेयर रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ कंपनी सिचुएटेड। तमिलनाडु में रजिस्टर्ड ऑफिस है तो बस वहीं पे ब्रांचें खोलोगे। ओपनिंग इफ, कब खोल सकते हो? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इन 3 फाइनेंशियल ईयर। मतलब ब्रांच भी ऐसे नहीं खोल सकते, लगातार 3 साल आपके क्या रहे हो, नेट प्रॉफिट रहे हो टैक्स के बाद, और साथ में आपने कोई डिफॉल्ट फाइलिंग का नहीं किया, जो हम पढ़ते हैं एनुअल रिटर्न अंडर सेक्शन 92 एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की फाइलिंग 137, इसका आपका कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। और मैक्सिमम कितनी ब्रांचेस खोल सकते हो? सिर्फ 3 खोल सकते हो इन डिस्ट्रिक्ट। मतलब यहाँ जितने भी डेटेज वाले पॉइंट मैं करवा रहा हूं ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपसे गलतियां नहीं होनी चाहिए। मतलब इन्हीं के ऊपर पेपर में देखिए आपको ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। सिर्फ एक जिले में आप खोल सकते हैं भाई साहब, कितने? सिर्फ 3 ब्रांचेस ही खोल सकते हैं, अनलेस, हाँ 3 से ज्यादा खोलनी है अलाउड है, लेकिन कंडीशन क्या है? आरडी। आरडी का मतलब रीजनल डायरेक्टर से अप्रूवल लो। इसके लिए उसे एप्लीकेशन देनी है अपने फॉर्म नंबर NDH2 में। और देखिए आप जानते हो कोई भी फॉर्म भरे आरओसी हो, मुफ्त में कुछ नहीं होता, फीस लगानी पड़ती है, और फीस भी आप जानते हैं एज पर द कंपनीज रजिस्ट्रेशन ऑफिस एंड फीस रूल्स। साथ में आरओसी को बताओ 30 दिन के भीतर ऑफ ओपनिंग। देन क्लोजर ऑफ ब्रांच, अगर ब्रांच बंद भी करनी है तो यहां पे भी 30 दिन का टाइम है। कैसे? प्रायर, मतलब पहले ही। पहले मतलब कहता न्यूज पेपर में एक इश्तिहार, न्यूज पेपर एडवर्टीजमेंट इज द वर्ड, मतलब बंद करनी है, अखबार में एक ऐड निकालो 30 दिन पहले। और कौन सा अखबार? देसी अखबार, मतलब वर्नाकुलर लैंग्वेज, रीजनल भाषा का अखबार। साथ में कंपनी के नोटिस बोर्ड पे भी लिखो। एंड बंद करने के बाद में पोस्ट मींस बाद में, यहां प्रायर था ना, आपने आरओसी को बताना विद इन 30 डेज ऑफ क्लोजर। जैसे ओपनिंग में भी 30 दिन में बताया था, क्लोजर में भी आप 30 दिन में बताओ। मतलब 30 दिन का टाइम पीरियड दो तरफ है, मतलब बंद करने से पहले अखबार में छापो 30 दिन पहले, और बंद करने के 30 दिन के अंदर आरओसी को फाइलिंग करो। देन अमेंडमेंट रूल्स 2022 से एक चेंज क्या है? ये जितना भी मैंने पिंक कलर से जो लिखा ना, ये सारा अमेंडमेंट रूल्स है, मेन इनको ज्यादा ध्यान दीजिएगा। एनी प्लेस, कहता कोई भी जगह जो क्या नहीं है, ना तो रजिस्टर्ड ऑफिस है ना ही ब्रांच है कंपनी का। एनी प्लेस, ना आरओ है ना ब्रांच है। टू बी क्लोज्ड विद इन 6 months फ्रॉम कमेंसमेंट ऑफ अमेंडमेंट रूल्स, मतलब ना आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है ना आपकी ब्रांच है। अरे भैया फिर काम क्यों है? हो ही नहीं सकता आपका है तो बेटा फटाफट क्या करो, बंद करो। हम आपको टाइम दे रहे हैं 6 महीने का। कहां से 6 महीने? जब ये अमेंडमेंट रूल्स आए। कौन सी डेट से है बता दिया गया है आपको, 19 अप्रैल 2022 से आए। और आरओसी को इंटीमेट करो वही NDH2 नाम के फॉर्म से। देन रूल 12, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर डिपॉजिट्स। डिपॉजिट लेना है तो फॉर्म तो भरवाओगे, उसके अंदर क्या लिखोगे? कंपनी से रिलेटेड बताओ, नेम, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन पूरा लिख सकते हो आप, बिजनेस, ब्रांचेस, पिछले 3 साल के प्रॉफिट बताओ,
फाइनेंशियल्स एंड एसेट्स कंपनी के पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर के आप उन्हें डिटेल दीजिए। और डिपॉजिट से रिलेटेड बताइए कौन सा डिपॉजिट है, नेचर मतलब फिक्स डिपॉजिट है, रेकरिंग है, टाइम, रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह आप सब कुछ बताइए। और जब आप डिपॉजिट लेंगे तो आपने मेंबर से उसका आईडी, एड्रेस, आइडेंटिटी प्रूफ, ये सब कुछ आपने लेने हैं। रूल 13 कहता है डिपॉजिट सिर्फ मेंबर से, ये तो बताइए। समय क्या होगा, कहता है समय होगा 6 महीने से 12 महीने, मतलब सॉरी ये है मिनिमम, इधर है मैक्सिमम, 2 चीजें हैं, मिनिमम मैक्सिमम। कहता मिनिमम जो टाइम पीरियड है वो 6 महीने होगा अगर एफडी है, रेकरिंग डिपॉजिट है तो 12 महीने होगा, और मैक्सिमम सबके लिए 5 साल है। एफडी हो, रेकरिंग डिपॉजिट हो, मैक्स 5 साल है, लेकिन मिनिमम एफडी में 6 महीने, आरडी में 12 महीने। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, एज प्रिस्क्राइब्ड बाय आरबीआई फॉर एनबीएफसी। तो आरबीआई ने जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट बता रखे हैं वही डिपॉजिट पे यहां दिया जाएगा। इफ आरडी इफ आरडी रिलेटिंग टू मोर्टगेज लोन, इसका मतलब क्या हो गया, आपने लोन लिया और गिरवी रखा है, क्या गिरवी रखी, अपनी आरडी, रेकरिंग डिपॉजिट। तो कहता है टेन्योर ऑफ लोन टू कॉरेस्पॉन्ड विद आरडी पीरियड, मतलब जैसे आरडी हमने कहा मैक्सिमम कितनी है, 5 साल, 2 साल हो गए आरडी कराए, राइट। तो पीछे कितने साल बचे, मतलब 5 साल की अगर आप आरडी है, 3 साल बचे। तो अब अगर आप लोन ले रहे हो तो वो लोन का टाइम पीरियड क्या होगा, वो 3 साल होगा, मतलब आरडी के साथ ही मैच करके चलेगा अगर वो मोर्टगेज है। देन मैक्सिमम बैलेंस इन सेविंग बैंक, सेविंग बैंक की बात हो रही है, क्वालिफाइंग फॉर इंटरेस्ट, मतलब सेविंग बैंक में जैसे आपने सेविंग डिपॉजिट करवाया, हो सकता है आपने 10 लाख कराया, क्या 10 लाख पे ब्याज मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो कहता है मैक्सिमम बैलेंस इन सेविंग बैंक अकाउंट क्वालिफाइंग फॉर इंटरेस्ट नॉट टू एक्सीड ₹1 लाख, 1 लाख ध्यान दीजिएगा, राइट। 1 लाख के ऊपर ब्याज मिलेगा, क्योंकि हम चाहते हैं आप फिक्स डिपॉजिट वगैरह करवाओ ताकि आगे मेंबर्स को लोन दिया जा सके, राइट, दैट इज द लॉजिक। एंड मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट सेविंग बैंक पे क्या मिलेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक्स, जो नेशनलाइज्ड बैंक ब्याज देते हैं सेविंग बैंक का, प्लस उसके अंदर आप ऐड कर लेंगे 2%, ये आपको ब्याज मिलेगा। प्री मेच्योर क्लोजर, देखिए आपने एफडी कराई थी, यहां पे जो टाइम पीरियड हमने देखा, वक्त से पहले आप क्लोज करवा रहे हो तो कोई रीपेमेंट नहीं मिलेगी विद इन 3 मंथ्स ऑफ एक्सेप्टेंस, 3 महीने तक तो पैसे वापस नहीं मिलेंगे। व्हाट अबाउट इंटरेस्ट, कहता अगर 3 महीने के बाद रीपेमेंट हो रही है, नो इंटरेस्ट अप टू 6 मंथ्स ऑफ डिपॉजिट, मतलब 3 महीने पहले पैसे नहीं मिलेंगे, ब्याज तो मिलना ही नहीं है 6 महीने का, वो तो भूल ही जाओ। उसके बाद जो आपका इंटरेस्ट रेट है, जो भी ब्याज का रेट था, वो रिड्यूस कर दिया जाएगा 2% से। हाँ, एक एक्सेप्शन हम आपको दे रहे हैं कि प्री मेच्योर क्लोजर हो रही है ड्यू टू डेथ ऑफ द मेंबर। देयर आफ्टर रूल 14 बात करता है इन्वेस्टमेंट बाय निधि, मतलब निधि के पास पैसा है तो कहता मिनिमम 10% ऑफ डिपॉजिट्स कहां लगाने हैं उन्होंने, इन अनकम्बर्ड टर्म डिपॉजिट, मतलब निधि के पास पैसा है, पहली बात तो मेंबर को लोन दो, वो अलग है, लेकिन उसके अलावा जो पैसे आए ना थोड़ा सा साइड पे सेफ रखो। अनइनकम्बर्ड मतलब आप खुद एक टर्म डिपॉजिट मीन्स आप खुद एफडी करवाओ, कहां करवाओ, या तो पोस्ट ऑफिस के पास या किसी भी शेड्यूल्ड बैंक के पास, लेकिन शेड्यूल्ड बैंक में ध्यान रहे कोऑपरेटिव बैंक नहीं आएंगे, रीजनल रूरल बैंक नहीं आएंगे, राइट, जो आरबीआई के शेड्यूल के अंडर आते हैं, मतलब सारे नेशनलाइज्ड प्राइवेट बैंक वगैरह कह लो, वहां पे एफडी कराओ, लेकिन जो एफडी है वो गिरवी नहीं रखनी, अनइनकम्बर्ड का मतलब है गिरवी नहीं रखना उसको एफडी को। देन अब आपको कितने जमा करवाने थे, 10% ऑफ डिपॉजिट्स। अब 10% ऑफ डिपॉजिट कौन से दिन के, ऑन लास्ट वर्किंग डे ऑफ सेकेंड प्रीसीडिंग मंथ, मतलब जैसे मान लो दिसंबर का महीना है, राइट, लास्ट वर्किंग डे ऑफ सेकेंड प्रीसीडिंग मंथ, मतलब नवंबर में मान लो आपके डिपॉजिट है 90 करोड़, वो पिछला महीना हो गया, सेकेंड कौन सा है, 31 अक्टूबर के आखिरी दिन आपके डिपॉजिट थे 70 करोड़, तो भाई साहब इसका आपने कितना करवाना है, तो इसका आपने 10% आप क्या करवाएंगे, आप अपना एफडी करवाएंगे, किसके पास, पोस्ट ऑफिस के पास करो या किसी शेड्यूल्ड बैंक के पास कराओ, लेकिन ध्यान रखना कोऑपरेटिव या आरआरबी नहीं होंगे। हाँ, टेम्परेरी विड्रॉल आप निकलवा सकते हो विद प्रायर अप्रूवल ऑफ आरडी और रीजनल डायरेक्टर को एप्लीकेशन सेम वही फॉर्म है NDH2 विद फीस।
और विद प्रायर आरडी अप्रूवल फॉर अनफोर्सीन कमिटमेंट्स। तो आप कह रहे हो भाई इमरजेंसी आ गई, पैसे हैं नहीं, निकालने दो, आरडी से पूछ के निकलवा लो। रूल नंबर 15, आप मेंबर्स को जब लोन देंगे विद सिक्योरिटी देंगे। दैट मीन्स एक चीज क्लियर होगी, अनसिक्योर्ड लोन नहीं होगा, सिक्योर्ड होगा। इफ नो अर्लियर डिफॉल्ट, पहले उसने डिफॉल्ट किया, कभी नहीं देना। बढ़िया पॉइंट है, ये भी अमेंडमेंट से है। इफ ज्वाइंट शेयर होल्डर है, 2 मेंबर है, किसको लोन दोगे? दोनों को? सिर्फ पहले को। लोन ओनली टू फर्स्ट नेम्ड इन आरओएम। आरओएम यहां पूरा लिख सकते हो, जिसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में पहले चढ़ा हुआ है, सिर्फ उसी को लोन दिया जाएगा। देन कितना लोन दे सकते हैं जी? लिमिट क्या है? कहता अगर पहला हम देख रहे हैं डिपॉजिट्स कितने पड़े हैं कंपनी के पास, दूसरा लोन अमाउंट टू अ मेंबर, एक को ही मिलना, याद रखिए ज्वाइंट शेयर होल्डर दोनों को नहीं मिलेंगे। अगर डिपॉजिट 2 करोड़ से कम के हैं तो आप दे सकते हो एक आदमी को 2 लाख रुपए। 2 करोड़ से ज्यादा एंड लेस देन 20 करोड़ है। यहाँ एक टेक्निकल थोड़ा कह लीजिए रूल्स में गड़बड़ है। यहाँ वर्ड देखिए लेस देन है तो अगला कहां से स्टार्ट होना चाहिए था? इक्वल टू, लेकिन रूल्स के अंदर ये लिखा नहीं, इक्वल टू वर्ड नॉट मेंशन्ड, उन्होंने सीधा लिखा मोर देन 2 करोड़ लेस देन 20 करोड़। भाई व्हाट अबाउट? तो ये एक कमी भी है, यहाँ पे लॉ में गड़बड़ है। तो कहते हैं 7.5 लाख। 20 करोड़ से ज्यादा लेस देन 50 करोड़ तो देखिए 12 लाख। 50 करोड़ से ज्यादा है तो 15 लाख रुपए। तो ये इतना लोन आप दे सकते हो। तो आप देख रहे हो एक पेज में मैंने जरूर लिख के दिया, लेकिन डाटा इतना बड़ा है और आपको ये सारा टिप्स पे याद करना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत इसको खींच के लगानी पड़ेगी। कहता है अगर लॉस हो रहा है इन लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर, पिछले 3 सालों में लॉस हो रहा है, अब मेंबर को क्या दे रहे हैं? लोन। तो कहता ना जितने ये लिमिट हमने लिख के दी 2, 7.5, 12, 15 लाख, तो लोन अमाउंट जो है सिर्फ आधा मिलेगा, 50% ऑफ अबव। और जैसे हमने कहा था सिक्योरिटी के ऊपर लोन देना है, तो सिक्योरिटी कौन सी है ये बताई गई है, स्पेसिफाइड है, और सिक्योरिटी के हिसाब से डिपेंड करेगा आपका टेन्योर ऑफ लोन। जैसे ये सिक्योरिटी का कॉलम आ गया, ये आ गया जी आपका टेन्योर कहो या पीरियड मैक्सिमम। तो कहता अगर आपने मेटल, गोल्ड, सिल्वर, ज्वेलरी रखी है तो लोन मिलेगा सिर्फ 1 साल के लिए। इमूवेबल प्रॉपर्टी गिरवी रखी है तो 7 साल के लिए, बट लोन मैक्सिमम 50% ऑफ वैल्यू ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी 5 करोड़ की है, 2.5 करोड़। टाइम पीरियड अच्छा है 7 साल। एफडीआर आपने गिरवी रखी है तो अनएक्सपायर्ड पीरियड ऑफ एफडीआर, राइट। जैसे हम ऊपर भी पढ़ रहे थे रेकरिंग डिपॉजिट से रिलेटेड, अगर गिरवी रखा है तो हमने कहा था वो मस्ट कॉरस्पॉन्ड, कि वो पक्का क्या करे, कॉरस्पॉन्ड विद द आरडी पीरियड। तो इसलिए कहता है एफडीआर गिरवी रखी है, वो कोई भी हो सकती है, बैंक वाली भी हो सकती है, तो अनएक्सपायर्ड पीरियड जितना उसका रह गया। देन एनएससी, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, गवर्नमेंट सिक्योरिटी या इंश्योरेंस पॉलिसी गिरवी रखी है तो अनएक्सपायर्ड पीरियड जितना रह गया, और 1 ईयर विचवर इज अर्लियर, मतलब विचवर इज अर्लियर कहो या लेस कहो, राइट। 1 साल से ऊपर आपको मिलने वाला नहीं है। नोट, टोटल लोन अगेंस्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्सक्लूडिंग registered mortgage under section 69 of TPA Act of Transfer of Property Act of 1882 not to exceed 50% of overall loan outstanding on the date of approval by board of directors। तो कहते हैं जी टोटल लोन जो आपने दिया इमूवेबल प्रॉपर्टी के खिलाफ, नॉट टू एक्सीड 50% ऑफ ओवरऑल लोन आउटस्टैंडिंग, मतलब अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी के खिलाफ आप लोन दे रहे हो, जैसे हमने तो यहां 4 तरह की बता दी ना सिक्योरिटीज, तो मतलब इमूवेबल के ऊपर एक हमने लिमिट डाल दी कि लोग इमूवेबल गिरवी रख रहे हैं, तो उसके ऊपर जितना भी आपका ओवरऑल लोन है, ध्यान दीजिएगा शब्द है आपका यहां पे ओवरऑल लोन, जिस दिन बोर्ड आपका अप्रूव कर रहा है कंपनी का, तो जो ओवरऑल लोन है आधा ही इमूवेबल प्रॉपर्टी गिरवी रख के आप दे सकते हैं। लेकिन हां एक एक्सेप्शन डाली है, क्या? excluding registered mortgage under section 69 of transfer of property act of 1882। तो कहता अगर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के मुताबिक अगर आपने कोई एसेट जो रजिस्ट्री आपने करवा रखी है, वो वाला एसेट अगर आपने गिरवी रखा है तो एक अलग बात है, उसको हम एक्सक्लूड कर रहे हैं। देयर आफ्टर रूल नंबर 16 कहता है रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लैंडिंग हाईएस्ट रेट ऑफर्ड ऑन डिपॉजिट, मतलब डिपॉजिट्स के ऊपर जो सबसे ज्यादा ब्याज दे रहे हो आप, प्लस क्योंकि देखो लोन दे रहे हो ब्याज आप लोगे, तो इसलिए जो दे रहे हो आप उसके अंदर आप मैक्सिमम कितना ऐड कर सकते हो, 7.5%। मैक्सिमम 7.5% आप एक्स्ट्रा ले सकते हैं जो डिपॉजिट पे दे रहे हो, और ये लोन रहेगा ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड।
इसके बाद रूल नंबर 17, डायरेक्टर जो होगा वो मेंबर होना चाहिए, मतलब ये कंडीशन हो गई। जैसे नॉर्मली हम चैप्टर 11 में पढ़ते हैं, हमने कहीं नहीं पढ़ा डायरेक्टर की, क्योंकि चैप्टर 11 का नाम ही क्या है, अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर, लेकिन ऐसा हम कोई क्वालिफिकेशन नहीं पढ़ते, डिस्क्वालिफिकेशन की लिस्ट 164 में पढ़ते हैं। तो यहां एक बढ़िया कंडीशन आ गई, पक्का मेंबर ही डायरेक्टर, मतलब सब कुछ आदमी घर के होंगे, बाहर का कोई नहीं होगा। देन टेन्योर होगा इसका 10 साल, अनलेस एक्सटेंडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट बढ़ा दे तो अलग बात है, 10 साल। देयर आफ्टर सीपी पूरा लिख सकते हो, कूलिंग पीरियड रहेगी 2 साल की, मतलब 10 साल बने रहो, सरकार बढ़ा दे तो अलग बात है, वरना कूलिंग पीरियड लगेगा 2 साल, उसके बाद आप रीअपॉइंट हो सकते हो। हाँ, कंप्लायंस आपको वही करने हैं जो हमने चैप्टर 11 में पढ़े थे, 152(4) में आपके पास दिन होना चाहिए, और साथ में आपने डिस्क्वालिफिकेशन 164 वाली आपकी नहीं होनी चाहिए। देयर आफ्टर कम्स योर रूल नंबर 18। तो रूल नंबर 18 में हम डिविडेंड पढ़ते हैं, इसके अंदर भी देखिए अमेंडमेंट रूल से काफी तगड़ा बदलाव आया है। अब कहता है मैक्सिमम रेट 25% हो सकता है इन ए फाइनेंशियल ईयर। पहले क्या होता था, और मई 2022 में इसके ऊपर प्रश्न भी आया था, देखिए कि 25% की लिमिट हम बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब मतलब बढ़ा ही नहीं सकते हो 25% से ज्यादा डिविडेंड का रेट। देन रूल नंबर 19 एंड 22 में कह लीजिए ऑडिटर से रिलेटेड है, ऑडिट करवाना पड़ेगा कंपनी को, और टेन्योर ऑडिटर का वही 139(2) में जो हम पढ़ के आते हैं कि इंडिविजुअल को एक टेन्योर 5 साल का मिलता है, कॉन्सिक्यूटिव फर्म को 2 मिल जाते हैं, 5 के 10। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज क्या है, हम जब 139 में पढ़ते हैं तो 5 साल के बाद, या ये 5-5-10 करके 5 साल का कूलिंग पीरियड लगता है, वो कूलिंग पीरियड 5 साल का नहीं रहेगा, वो कर दिया जाएगा 2 साल का। तो ये एक बेहतरीन पॉइंट हो गया कूलिंग पीरियड के ऊपर। देन रूल 22 क्या कहता है, सर्टिफिकेट एज टू कंप्लायंस ऑफ रूल्स टू स्टेट स्पेसिफिकली विच रूल नॉट कंप्लाइड विद, मतलब ऑडिटर ने जब अपना रिपोर्ट देना तो उसके अंदर उसको साफ लिखना होगा इस रूल का कंप्लायंस नहीं किया गया है। देखिए इसके बाद रूल नंबर 20 प्रूडेंशियल नॉर्म्स है, प्रोविजन ऑन लोन से रिलेटेड। जैसे अभी हम बात कर रहे थे, ऑब्वियसली हमने बात करी लोन के ऊपर, देखिए हमने उसकी पीरियड की भी बात करी, सिक्योरिटी के ऊपर डिपेंडेंट है, देन हमने उसके अमाउंट की भी बात करी, तो उसी से रिलेटेड ये चीज आ जाती है। प्रूडेंशियल नॉर्म्स, प्रोविजन ऑन लोन, कहता स्टैंडर्ड एसेट, स्टैंडर्ड एसेट का मतलब क्या हो गया, एनपीए नहीं है, मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट नहीं है, और एनपीए कब होता, अगर डिफॉल्ट हो 1 साल का, तब हम कहते हैं। सब स्टैंडर्ड एसेट मतलब एनपीए है, तो भैया इस पे प्रोविजन आपको बनानी है 10%। तो नेचुरल सी बात है 10% किस चीज का बनाओगे, ऑब्वियसली ऑन आउटस्टैंडिंग लोन अमाउंट। जैसे हम यहां देख रहे हैं कितना, 10% ऑन आउटस्टैंडिंग लोन, मतलब स्टैंडर्ड एसेट है तो भैया प्रोविजन क्यों बनाएंगे, नो प्रोविजन। सब स्टैंडर्ड है तो भाई साहब बनानी ही पड़ेगी, कितनी बना दिया हमने, 10% जितना लोन अमाउंट है। डाउटफुल एसेट, तो सब स्टैंडर्ड कब हुआ, 1 साल का एनपीए। डाउटफुल कब हुआ, देखिए क्या लिखा है, एनपीए मोर देन 2 ईयर्स लेकिन लेस देन 3 ईयर्स, तो 25%। और लॉस एसेट कब कहते हैं, लॉस एसेट हम तब कहते हैं जब एनपीए हुए कितने साल हो जाए, 3 साल हो जाए, तो भाई साहब जब 3 साल हो गए तो 100% आप प्रोविजन बनाएंगे। कहता अगर रीस्केड्यूलिंग कर रहे हो, आपने लोन दिया, अगले के साथ एनपीए हो रहा है, रीस्केड्यूलिंग, टर्म्स चेंज की गई हैं, नो चेंज, द वर्ड इज चेंज ओवर हेयर, इन क्लासिफिकेशन, मतलब ये क्लासिफिकेशन जो की है हमने 4, स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल, लॉस, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, अनलेस सेटिस्फैक्टरी पेमेंट फॉर 1 ईयर, मतलब 1 साल बीत ना जाए और 1 साल तक वो ढंग से पैसे दे रहा है। इसके बाद रूल नंबर 21, फाइलिंग ऑफ हाफ ईयरली आपको रिटर्न फाइल करनी है, एनडीएच 3 फॉर्म में फाइल करनी है, और विद इन 30 डेज ऑफ कंक्लूजन ऑफ हाफ ईयर, मतलब हाफ ईयर खत्म होने के 30 दिन के अंदर अंदर आप फाइलिंग करेंगे, और सर्टिफाइड बाय व्हाट, प्रैक्टिसिंग CA/CA/CS। इसके बाद देखिए हम रूल नंबर यहां मैंने मेंशन भी किया है, कोई जरूरी भी नहीं है, स्टडी मैट में दे भी नहीं रखा, तो इसको हम स्किप भी कर सकते हैं रूल नंबर 23 को। तो इसके बाद हम सीधा आ जाते हैं आपका लास्ट में रूल नंबर 24, ये है आपका पेनल्टी फॉर डिफॉल्ट ऑफ रूल्स। तो कंपनी एंड ऑफिसर ऑफ इन डिफॉल्ट के ऊपर मैक्सिमम लगती है 5,000 रुपए एंड मैक्सिमम 500 रुपए पर डे, द वर्ड इज पर डे, पूरा लिख सकते हैं, ऑफ CO मीन्स कॉन्टिन्यूइंग ऑफेंस आफ्टर फर्स्ट डे, मतलब 5,000 मैक्स, फिर डेली के 500 रुपए भी आपके ऊपर लग सकते हैं। तो आइए अब मैं थोड़ा सा इसको आपको, अभी तो मैंने मोटा मोटा पढ़ दिया, थोड़ा सा याद कराने की कोशिश कर देता हूं। देखिए हमने रूल्स के अंदर ही मेन कहानी है, सेक्शन जरूर पक्का याद रख लो आप,
406। तो डेफिनेशन पढ़ी कि ऑब्जेक्ट है कल्टिवेटिंग द हैबिट ऑफ थ्रिफ्ट एंड सेविंग अमंग मेंबर्स, उनसे डिपॉजिट लेना और उन्हीं को लैंडिंग देना फॉर देयर म्यूचुअल बेनिफिट। ये एक पब्लिक कंपनी होगी, इसको निधि लिमिटेड वर्ड लगाना होगा, ध्यान दीजिएगा। पेड अप कैपिटल इसकी कम से कम 10 लाख रुपए होगी और ये 19/4/2022 को लिमिट आई है, तो 18 महीने के अंदर अंदर आपको 10 लाख तक इस लिमिट का कंप्लायंस करना है। देन आपके जो टोटल मेंबर्स हैं वो मिनिमम 200 से कम किसी समय नहीं होने चाहिए। और ध्यान रहे, आपने डिपॉजिट लोन दे रखा है, उसके दौरान आपके ऊपर एक रोक लगा रहे हैं, आप 50% तक ही अपने शेयर बेच सकते हो, उससे ज्यादा नहीं, मतलब मोर देन 50% से ज्यादा नहीं बेच सकते। आपके मेंबर बॉडी कॉर्पोरेट और ट्रस्ट नहीं होंगे, कहने का मतलब इंडिविजुअल होंगे, माइनर भी नहीं हो सकता, लेकिन हाँ वो डिपॉजिटर हो सकता है अगर उसका गार्डियन जो है वो मेंबर है। देयर आफ्टर कि भाई साहब सिर्फ इक्विटी शेयर होंगे और आपको कम से कम 10 शेयर लेने हैं जिनकी नॉमिनल वैल्यू 10 रुपए से कम नहीं होगी, और ये हमेशा आपने होल्ड करके रखने हैं, या 100 रुपए की वर्थ के शेयर आप रख लीजिए। अगर आप सेविंग अकाउंट या आरडी अकाउंट होल्डर हैं तो एक शेयर 10 रुपए वाला चलेगा। नेट ऑन फंड्स की लिमिट है 20 लाख, ये भी 10 से 20 लाख की गई है, तो 18 महीने 19 अप्रैल के बाद 2022 के बाद उसको आपको कंप्लायंस करना है। और नेट ऑन फंड्स का मतलब है पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व माइनस एक्यूमुलेटेड लॉसेस माइनस इंटेंजिबल एसेट्स। आपको एक रेशियो मेंटेन करनी है, नेट ऑन फंड्स टू डिपॉजिट 1:20। कंपनी के ऊपर बहुत सारे रोक हैं कि आप ये काम नहीं कर सकते। सिंपल सी बात है, बोरिंग लैंडिंग मेंबर के साथ करनी, किसी और के साथ नहीं, कोई बाहर वाले के साथ नहीं करनी, कोई और काम कुम ऐसा आपने नहीं करने, किसी और कंपनी को अक्वायर वगैरह आपने नहीं करना है, ना ही अपने मेंबर्स के जो एसेट गिरवी हैं, क्योंकि वो आप उनको क्या देते हैं, आप उनको सिक्योर्ड लोन देते हैं, तो उनका आपने आगे गिरवी नहीं रखना है। आप जब भी डिपॉजिट वगैरह रेज करने हैं, कोई इश्तिहार, कोई कमीशन ब्रोकरेज आप नहीं देंगे। मेंबर को आप लोकल फैसिलिटी की सुविधा दे सकते हैं, लेकिन उससे आने वाला रेंट आपकी जीटीआई के 20% से कभी ज्यादा ना हो। मेंबर्स को लोन कहीं और से पैसे लेके आपने नहीं देना है। आप ब्रांचेस सिर्फ उसी राज्य में खोल सकते हो जहां पे आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है, और मैक्सिमम वहां खोल सकते हो 3, वरना आरडी से आप अप्रूवल लेके आओ। और बंद करने पे भी आपने ध्यान रखना है कि पहले 30 दिन पहले प्रायर आप देसी अखबार में छापिए, नोटिस बोर्ड पे डालिए, और 30 दिन के अंदर बाद में आरओसी को NDH 2 में बताएं। लेकिन जैसे ये रूल आते हैं 19/4/22 को अमेंडमेंट वाले, तो कोई भी आपका प्लेस ऑफ बिजनेस कह लो, ना वो ब्रांच है ना रजिस्टर्ड ऑफिस है, तो 6 महीने में आपको बंद करना पड़ेगा। नया कोई भी आपने खोलना है तो तभी खोलोगे अगर 3 साल तक आपके नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो रहे हैं और आपका एफएस और एनुअल रिटर्न की फाइलिंग में कोई डिफॉल्ट नहीं है। इसके बाद जब आप डिपॉजिट लेते हो तो देखिए कुछ फॉर्म में अपने बारे में बताना है, कंपनी की डिटेल एंड डिपॉजिट के बारे में भी बताना है। देन जो सिर्फ डिपॉजिट आप मेंबर से ले रहे हो तो समय क्या रहेगा, एफडी है तो कम से कम 6 महीने, आरडी है 12 महीने, लेकिन मैक्सिमम रहेंगे 5 साल। और ब्याज दोगे जो एनबीएफसी के लिए आरबीआई ने बताया है, लेकिन सेविंग बैंक में पैसा पड़ा है तो उसके ऊपर ब्याज सिर्फ 1 लाख तक के अमाउंट के ऊपर मिलेगा। और उसका ब्याज रेट क्या होगा, नेशनलाइज्ड बैंक का ब्याज रेट है प्लस 2% के दे सकते हो आप। प्री मैच्योर आपने पैसा 3 महीने तक तो आप वापस नहीं करोगे, करना भी पड़ गया तो 6 महीने तक का ब्याज नहीं देना, और उसके बाद 2% से ब्याज रेट कम कर दिया जाएगा। एक एक्सेप्शन है, डेथ अगर वजह है। जितने आपके पास डिपॉजिट आए हैं उसका 10% आपने अनइनकम्बर्ड टर्म डिपॉजिट पोस्ट ऑफिस या शेड्यूल बैंक के पास जमा करवाना है, जिसमें आपका कोऑपरेटिव एंड आरआरबी बैंक्स नहीं आएंगे। और ये 10% किसका होगा, जो लास्ट वर्किंग डे है ऑफ सेकंड प्रीसीडिंग मंथ, लेकिन किसी अनफोर्सिन कमिटमेंट्स की वजह से आप निकलवा सकते हैं आरडी की अप्रूवल से। आप मेंबर को लोन दे सकते हैं, लेकिन वो सिक्योर्ड ही होगा, और कितना आप दे सकते हैं वो डिपेंड करता है कंपनी के डिपॉजिट के ऊपर। 2 करोड़ से कम है तो 2 लाख प्रति मेंबर। देन नेक्स्ट लिमिट है 2 करोड़ से ज्यादा 20 करोड़ तक वाली 7.5 लाख। देन 20 से 50 करोड़ वाली 12, और 50 करोड़ से ऊपर 15 लाख। ध्यान रहे, एक मेंबर है मतलब ज्वाइंट शेयर होल्डर है तो फर्स्ट नेम को ही आप देंगे। और अगर आपके पिछले 3 साल में लॉसेस हो रहे हैं तो ऊपर वाली लिमिट सिर्फ आधी हो जाएंगी। और सिक्योरिटी जो ले रहे हैं वो भी साफ बताई गई है 4। ज्वेलरी वगैरह है तो देखिए 1 साल का समय रहेगा। इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो 7 साल का हो सकता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा 50% जो उसकी वैल्यू उतना ही लोन देंगे। और एक चीज का और हमने नीचे ध्यान दिया था कि ओवरऑल लोन आईपी के ऊपर भी ओवरऑल लोन का 50% से ज्यादा सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी गिरवी रख के आप ज्यादा नहीं दे सकते हैं। देन एफडीआर के ऊपर अनएक्सपायर्ड पीरियड था, एनएससी इंश्योरेंस के ऊपर अनएक्सपायर्ड या 1 साल विचएवर इज अर्लियर है। और जो आप लोन दे रहे हैं उसका ब्याज रेट क्या रहेगा, जो हाईएस्ट आपका डिपॉजिट के ऊपर ब्याज रेट है उसमें मैक्सिमम 7.5% आप और ऐड कर सकते हैं।
लोन आपने दिया है तो उससे रिलेटेड जो प्रोविजनिंग, देखिए अगर वो स्टैंडर्ड एसेट है मीन्स एनपीए नहीं हुआ तो कोई प्रोविजन नहीं होगी, सब स्टैंडर्ड है तो 10% कर सकते हैं आप, और अगर वो डाउटफुल है तो 25% लॉस एसेट है तो 100% की प्रोविजनिंग कर सकते हैं। लेकिन कोई स्केड्यूलिंग की गई है तो क्लासिफिकेशन चेंज नहीं करेंगे जब तक 1 साल के लिए सही रीपेमेंट ना हुई हो। डायरेक्टर को मेंबर होना जरूरी होगा, टेन्योर 10 साल का मिल जाएगा, सीजी एक्सटेंड कर सकता है, वरना नॉर्मली 2 साल का कूलिंग पीरियड लगेगा। एंड डिविडेंड आप 25% से ज्यादा कभी भी आप दे नहीं सकते हैं। ऑडिटर के लिए वही सेक्शन 139 लगेगा, बस एक चेंज है कि कूलिंग पीरियड जैसे वहां 5 साल का होता था 139 में, यहां पे सिर्फ 2 साल के लिए ही बताया गया है। देन आपको हाफ ईयरली रिटर्न्स फाइल करनी है एनडीएच 3 के अंदर, हाफ ईयर खत्म होने के 30 दिन के अंदर प्रैक्टिसिंग सीए वगैरह से साइन करवाते हुए। और सेम वे वैसे भी जब नई नई आपने बनाई थी एनडीएच तब भी आपको पहले फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 90 दिन के अंदर फाइलिंग करनी होती है कि हमने सारे कंप्लायंस कर दिए हैं। अगर आप कोई रूल्स का डिफॉल्ट करेंगे तो देखिए कंपनी और आईडी के ऊपर मैक्सिमम 5000 का फाइन लगेगा और डेली के आपको मैक्सिमम 500 रुपए लग सकते हैं। थैंक यू।